देखो, परिवहन के बारे में बता रहे हैं। परिवहन या अंग्रेजी इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसका मतलब हम आम भाषा में पहले समझते हैं कि कोई सामान जब हमारे पास है उसको ट्रक या कोई चीज़ से हम ले जाते हैं अपने घर तक, तो यह प्रक्रिया ही परिवहन है। इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? परिवहन कह रहे हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में भी क्या होता है? पदार्थों का परिवहन होता है, या जल का परिवहन होता है, या खनिज लवण का परिवहन होता है। तो वही मतलब हम इसको परिवहन अपने जीव जंतु या पेड़ पौधों में कैसे उसको परिभाषित करेंगे, तो थोड़ा सा शांति बनाओ ना। तो उसमें हम कहेंगे कि यह जो चीज़ें जो तैयार होती है, अगर मान लिए कि पेड़ पौधे के पत्तियों में भोजन तैयार होता है और जड़ में नहीं, तो यह जो पत्ती से जड़ तक इसको क्या होगा? भोजन को जाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर खनिज लवण का अवशोषण जल के रूप में होता है जड़ से, तो वो कहाँ तक जाता है? पत्ती तक होता है। तो चीज़ें जो तैयार हो रही है उसको यहाँ से ऊपर की ओर भेजना है, या ऊपर से जो चीज़ तैयार हो रहा है, चाहे तो जहाँ माने भोजन नहीं बन रहा है वहाँ भेजना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो यह चीज़ को ले जाना या ले आना, खाद्य पदार्थों का या खनिज लवण या जल का ले जाना ले आना, इसी प्रक्रिया को तो हम परिवहन कहते हैं, है ना। तो इस 10वां पाठ में, है ना, ये हम क्लास 10 के जो ये लेसन 3 में जो पढ़ रहे हैं परिवहन, तो उसमें हम लोगों को दो चीज़ें के जानना है। एक पेड़ पौधों में, मैंने पादप में भी परिवहन के बारे में जानना है और जंतुओं में भी जानना है। तो पादप में परिवहन कैसे होता है उसके बारे में भी बात कर रहे थे कि पादप में जो परिवहन होता है वो दो तीन तरीके से होती है। एक होता है जल और खनिज का, और एक होता है खाद्य पदार्थ का, है ना। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनता है उसका भी परिवहन होता है। तो इसका नोट्स तो हमने बनाया है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट रुको ना। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि जब जल का कैसे अवशोषण हो रहा है, कैसे वो परिवहन हो रहा है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जल का जो अवशोषण हो रहा है या परिवहन यहाँ से वहाँ हो रहा है, वहाँ एक उसके लिए एक अलग जिम्मेवार संवहन ऊतक है जिसका नाम है जाइलम। और जो खाद्य पदार्थ तैयार हो रहा है उसको ले जाने के लिए एक अलग नली जैसी संरचना है या संवहन ऊतक कह सकते हैं, उसका नाम है फ्लोएम। अब देखिए जाइलम के बारे में समझ लेते हैं कि सपोज डेट ये इस तरह से नली जैसी रचना है। यह अखंडित होता है, लेकिन समझाने के लिए आपको खंडित खंडित करके दिखा रहे हैं कि इस तरह से अगर ये मान लीजिए कि जाइलम है, तो इसमें वो जड़ों से क्या करता है कि जल को अवशोषित करके ऊपर की ओर ले जाता है। वो कैसे ले जाता है उस पर बात हो रहा है। तो यह 2 कारणों से होता है। एक होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, और एक होता है कि यहाँ पर जड़ों में जो है से मूल दाब बनता है। क्या होता है? मूल दाब बनता है ना, रूट प्रेशर। इसके कारण ये चीज जल का ट्रांसफर होता है। अब ये जल का ट्रांसफर होता कैसे है? तो जड़ों में मूल रोम, जड़ों में मूल रोम माने महीन महीन संरचना है ना जड़ों में, वो क्या करते हैं कि जलों को खींचने का काम करते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि जल को वो कैसे खींचते हैं, है ना। एक कोशिकीय पौधों में तो वो डायरेक्ट झीली से CO2 का मतलब कि अंदर आना होता है और O2 का बाहर जाना होता है। तो केवल इसमें विसरण विधि आप लगा देंगे तो काम चल जाएगा, है ना, कि विसरण से आपका इसमें आ रहा है, आ रहा बात में। लेकिन बहुकोशिकीय और जटिल पौधों में हम जब बात करेंगे तो इसमें यह जो मूल रोम से होता है जल का अवशोषण, वो परासरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? परासरण विधि द्वारा होता है। अभी सब पूछने वाले हैं, घबराओ मत। परासरण विधि द्वारा होता है। यह जो मूल रोम से जड़ में जब जाता है पानी, इसको ये जो विधि है वो परासरण है। यह एक प्रकार का विसरण ही है, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली को क्रॉस करने के बाद ये पानी जो है अंदर की ओर चढ़ रहा है, तो उसको हम परासरण कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि एक कोशिकीय पौधा में कैसे होता है, तो विसरण द्वारा, और जटिल और बहुकोशिकीय पौधा में होता है तो उसको परासरण विधि द्वारा होता है। समझ रहा है? परासरण भी एक विसरण ही है। अब इसमें होता क्या है वो समझ लेना है। ये अगर मान लीजिए कि जड़ है सपोज डेट, और इसमें हम देख रहे हैं कि यह मिट्टी बाहर है, तो मिट्टी में है क्या? खनिज लवण। समझ में आ रहा है?
मिट्टी में क्या है? खनिज लवण। और ये खनिज लवण में जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, NPK सुना होगा, है ना। तो पोटेशियम के माध्यम से पोटास जो डालते हैं उससे उसको फास्फोरस मिल रहा है। नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन मिलता है मिट्टी में। तो इसका खनिज का मात्रा यहाँ ज़्यादा है पहले, और यहाँ पर खनिज की मात्रा पहले कम है। अगर ये सोल्यूशन जैसे बिलियन है, इसके अंदर अभी बता रहे थे कि 100 ग्राम या 1000 ग्राम है बिलियन, उसमें मान लिया कि 800 ग्राम या 600 ग्राम पानी है। 600 ग्राम क्या है? पानी है। और 400 ग्राम क्या है? इसमें खनिज है। आ रहा बात समझ? अभी तो कम है, तो इसको क्या करेगा कि ये पेड़ जो है, पौधा जो है, वो अपना जो ATP के रूप में जो ऊर्जा स्टोर करके रखा है, उस ऊर्जा का उपयोग करके वो क्या करेगा कि इन खनिज लवणों को अपने अंदर खींचेगा। अब कैसे? तो घुलित आयन के रूप में, घुलित आयन के रूप में, आयन के रूप में इसको खींचेगा। आ रहा है बात समझ? जब खींचेगा तो ऑटोमेटिक 400 ग्राम से मैटर इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये मान लिया कि 600 ग्राम यही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि इसको कम होना होगा। तो ये पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वो पानी जो कम हुआ वो कहाँ जाएगा? तो ये दूसरे सेल में, कोशिका में जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो कुछ देर ऊपर की ओर पानी चढ़ जाएगा। अब इस तरह यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा तो फिर बाहर से क्या होगा? पानी अंदर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यही प्रोसेस होती है कि ये पानी अंदर की ओर जब चढ़ा और ये ऊपर की ओर फिर पानी एक दूसरे के कोशिकाओं को धकेलते जा रहा है। रीजन क्यों? क्योंकि जब वहां पर स्टोमाटा जो है ना, ये छिद्र जो है, ये बाहर से क्या कर रहा है? अपनी पानी को वाष्प के रूप में मतलब छोड़ रहा है ना। बस में वाष्प रूप में क्या कर रहा है? पानी को बाहर की ओर छोड़ रहा है। अब जब ये छोड़ रहा है तो इसको में निम्न दाब क्षेत्र बन जा रहा है, और निम्न दाब क्षेत्र बना तो ऑटोमेटिक है कि ये पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगा। और जब ये पूरे चढ़ने रहा तो ये प्रक्रिया चलते रहता है, एक तरह से स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीज भागीदार है, एक वाष्पोत्सर्जन और एक यहाँ मूल दाब। सुन रहा है? तो मूल दाब के कारण पानी अंदर चढ़ा परासरण से, और ये पानी अंदर दाब कम होते जा रहा है, तो इधर से दाब को मेंटेन करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, और पानी वाष्प के रूप में बाहर की ओर छूट रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन एक अलग विषय हो जाएगा जानने का, उसको नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर समझ गया कि वाष्पोत्सर्जन की चीजें ऐसी है, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया समझा दिए कि इस तरह से होता है। वाष्प में बार बार पानी का ट्रांसफर होना, और अंदर निम्न दाब का क्षेत्र बनना, और इधर से पानी का चढ़ना। सुना रहा है? तो इस तरह से जाइलम का काम है ऐसा करना। और फ्लोएम क्या करता है कि संभरण क्षेत्र में, जहाँ पर पतिया में भोजन तैयार है, यहाँ पर जहाँ पत्ती में भोजन अवेलेबल है, उसको संभरण क्षेत्र कहते हैं। और जड़ में भोजन नहीं बना हुआ है तो वहाँ उपभोग क्षेत्र